हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 8 का, जो कि है समास प्रकरण। इस चैप्टर में हम समास को पढ़ेंगे। समास क्या होता है कि दो पदों के मेल से जो शब्द स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास। ठीक है, जैसे कि समास की परिभाषा हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक पद के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रकार बना पद जो है समस्त पद कहा जाता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कि शॉर्ट में करना। अगर हम ऐसे दूसरे शब्दों में देखें तो किसी शब्द को दो शब्दों या दो पद या दो पदों से मिल से जो शब्द संक्षिप्त शब्द छोटा शब्द बनता है उसको हम समास कह सकते हैं। संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्द को क्या समास कहते हैं, और दूसरे शब्द में संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। अब हम देखते हैं समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है उसको अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। समस्त पदों को अलग अलग करके उनमें व्यक्ति को जोड़ा जाता है तो उसे हम विग्रह कहते हैं। अब आप देखो समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास जो है वो 6 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए हैं? समास 6 प्रकार के माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पहला जो पद होता है, पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, कि पहला जो पद होता है वो होता है मेन, प्रधान यानी मेन होता है और अव्यय होता है, और जो दूसरा पद होता है वो आपका संज्ञा होता है। तो समस्त पद जो एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे कि हम इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स है। समस्त पद है प्रतिक्षणम, इसका संस्कृत में विग्रह करते हैं तो क्षणम क्षणम प्रति। क्या आया? क्षणम क्षणम प्रति। और हिंदी विग्रह करेंगे तो प्रत्येक क्षण। इसी प्रकार से प्रति दिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन। प्रत्येकम तो एकम, एकम प्रति, एक एक के प्रति। यथाशक्ति तो शक्तिम अनतिक्रमे यानी शक्ति के अनुसार। यथामति तो मतिम अनतिक्रमे यानी बुद्धि के अनुसार। मति का मतलब होता है बुद्धि। यथा रूपम तो रूपस्य योग्यम यानी रूप के अनुसार। अनुकृष्णम कृष्णस्य पश्चात यानी कृष्ण के पीछे। फिर आपका आता है अनु विष्णु, विष्णु पश्चात यानी विष्णु के पीछे। अनुपुत्रम पुत्रस्य पश्चात यानी पुत्र के पीछे, है ना। तो अब आप इसमें देखो, अगर आप इस एक प्रतिक्षण को ही ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पहला पद तो क्या है? प्रधान है, और ये प्रति क्या है? एक अव्यय है। और उसके बाद जो आपका जो दूसरा पद है, ठीक है, वो क्या है? क्षण क्या है? संज्ञा। ठीक है, क्षण क्या है? आपका संज्ञा। पहला ये जो प्रतिपद है ये आपका अव्यय भी है और ये मेन है, और दूसरा जो क्षण शब्द है वो आपका संज्ञा है। तो अव्ययी भाव समास में है भी क्या? पहला पद प्रधान और अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, इसी टाइप से देखो आपके यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आप जो बच गए हैं उनको आप रीड करिएगा। उपग्रामम, अब उप क्या है? प्रधान पद और अव्यय है, यानी कि ग्रामस्य समीपम, गांव के समीप। उपगंगम, गंगा के समीप यानी गंगाया समीपम। अब गंगम क्या है? संज्ञा गंगा, लेकिन वो बाद में है, और उप जो अव्यय है और प्रधान पद है वो पहले है। ठीक है, जैसे उपनदी तो नद्या समीपम, नदी के समीप। उप का मतलब समीप हो गया। आमुक्ति है, आमुक्ते पर्यंतम यानी मुक्ति तक। आसमुद्रम, आसमुद्राम पर्यंतम यानी समुद्र तक। निर मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव यानी मक्षियों का अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव। अब निर, निर का मतलब अभाव होता है, ठीक है, और ये क्या है? एक अव्यय है। उसके बाद जन तो संज्ञा है, मक्षी का भी संज्ञा है। ठीक है, तो लोगों का अभाव। तो इसी टाइप से ये कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। उपगुरु, गुरु समीपम, गुरु के समीप। उपवधु, वधवा समीपम, वधु के समीप। आबालम, आबालव्य इति, बालकों तक। आध्यात्मम, आत्मानी इति यानी आत्मा में। तो इस टाइप से जो वर्ड दिए हुए हैं आप इनको रीड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और अव्यय। पहला पद क्या है? प्रधान। देखो यहाँ पर
अ अव्यय है, उप अव्यय है, सु अव्यय है, नी अव्यय है, आ अव्यय है ना, उप अव्यय है, इधर उप अव्यय है, अनु अव्यय है, ठीक है, ये अनु अव्यय है, यथा अव्यय है, प्रति प्रत्यय ये भी अव्यय है। ऐसे आप देखो तो समझ में आ गया। पहला पद प्रधान और अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। फिर आपका दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है देखो, कि जिस समास में उत्तर पद का मतलब होता है बाद में जो पद आता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसके 3 भेद है। तत्पुरुष समास के कितने भेद है? 3 भेद है। पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष की द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक 6 विभक्तियों के आधार पर इस समास के 6 भेद माने गए। कितने माने गए? 6। द्वितीय से सप्तमी तक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब उसके बाद आता है समानाधिकरण। समानाधिकरण के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। फिर तीसरा आता है अन्य भेद। तो इसके 4 भेद होते हैं, अलुक, नच, उपपद और आदि। ठीक है, अब उसके हम उदाहरण देखते हैं। व्याधिकरण में द्वितीय से सप्तमी तक कितने? 6 भेद है। समानाधिकरण के 2 भेद है, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, और अन्य भेद में 4 आते हैं, अलुक, नच, उपपद और आदि। फिर आता है उदाहरण निरूपण। उदाहरण निरूपण में हम देखेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष में क्या आता है, जैसे कि प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का और जो द्वितीय पद है वो प्रथमा विभक्ति का हो। द्वितीय तत्पुरुष में क्या होगा, पहला जो पद है वो उसमें द्वितीय विभक्ति हो और जो दूसरा पद होगा उसमें प्रथमा विभक्ति हो, तो वो द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। उसके बाद है आपका तृतीय ये उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स है द्वितीय तत्पुरुष के, देखो, दुख प्राप्त, दुखम प्राप्तम, यानी दुख को प्राप्त। फिर सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। इसमें सुखम द्वितीय विभक्ति और प्राप्त प्रथमा विभक्ति है, दुखम द्वितीय विभक्ति और प्राप्त प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो इस टाइप से इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको खुद को रीड करने हैं, क्योंकि इनको सिर्फ रीड ही करना है। जो इसके जो समस्त पद है वो भी दे रखा है, इसका संस्कृत विग्रह भी दे रखा है और उसका हिंदी विग्रह भी दे रखा है, तो आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, अब सब में देखो जो दूसरा पद है वो प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय तत्पुरुष था तो जो प्रथम पद जो था वो द्वितीय विभक्ति का था। इसमें प्रथम पद तृतीय विभक्ति का और दूसरा पद प्रथमा विभक्ति का। जैसे कि देखो नख भिन्न, तो नखे भिन्न। अब नखे क्या है? तृतीय विभक्ति और भिन्न क्या है? प्रथमा विभक्ति। नखों से अलग हुआ, और तृतीय विभक्ति में क्या होता है? अलग हुआ या के द्वारा होता है, से अलग होना या के द्वारा, तो बस वही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, देव दत्त है तो देवे दत्त, देवों के द्वारा दिया गया। आचार निपुण, आचारेण निपुण, तृतीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति, आचरण में निपुण। ठीक है, इसी टाइप से ये कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ और जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो आप देखो। जैसे कि विद्याहीन हरित्रात, तो विद्याहीन हरिणात्रात, शंकुल्या खंड, धान्येन अर्थ, व्यवहारेण निपुण, वाचा कलह, मदेन शून्य। तो सब में तृतीय, प्रथम पद में तृतीय विभक्ति और दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति है। इनको भी जो एग्जाम्पल्स जो है वो आपको रीड करने हैं। ये समस्त पद दे रखे हैं, ये संस्कृत विग्रह दे रखे हैं और ये उसका हिंदी विग्रह दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में वही जो प्रथम पद होगा वो चतुर्थी विभक्ति का और दूसरा पद कौन सा होगा? प्रथमा विभक्ति का। जैसे कि युप दारू, तो युपाय दारू, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। वैसे भूत बलि, तो भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। ये कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति और ये प्रथमा विभक्ति, भूतों के लिए बलि। इसी टाइप से इसके और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपको रीड करने। ठीक है, उसके बाद आता है पंचमी तत्पुरुष। वही बात है, इसमें भी जो प्रथम पद होगा वो पंचमी विभक्ति का और जो दूसरा पद होगा वो प्रथमा विभक्ति का। जैसे कि चोर भयम, चोरात भयम, चोर से भय। पद च्युत, पदात च्युत, पद से च्युत। चोरात, पदात, दुष्टात, मार्गात, ये सब कौन सी? पंचमी विभक्ति। और यहाँ पर जो बाद वाला जो पद है भयम, च्युत, भयम, भ्रष्ट, ये कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है,
तो इसलिए इनको पंचमी तत्पुरुष बोलेंगे। आपको जो पहला जो वर्ड होगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति वाला तत्पुरुष ये है। फिर इसके भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपको रीड करने हैं। उसके बाद आता है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का। जैसे कि राज्ञः पुरुष, तो राजा का पुरुष। देवानाम पूजकः, देवताओं का पूजकः, ये षष्ठी विभक्ति है। विद्याया आलय, विद्या का आलय। हिमस्य आलय, हिम का आलय। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपको रीड करने हैं। उसके बाद आ जाओ आप सप्तमी तत्पुरुष। क्या है? सप्तमी तत्पुरुष। तो सप्तमी तत्पुरुष में अगर आप देखो तो देखो इसमें भी क्या होगा, जो प्रथम पद है वो सप्तमी विभक्ति का होगा और जो द्वितीय पद है वो प्रथमा विभक्ति का होगा, तो उसे सप्तमी तत्पुरुष कहेंगे। जैसे कि अक्षेषु शोंडः, है ना। अक्षेषु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। और शोंडः प्रथमा विभक्ति। जुए में चतुर। कर्मणि कुशल, कर्म में चतुर। वाची चतुर, वाणी में चतुर। आतपे शुष्क, धूप में सूखा। चक्रे बंधः, विशेष पद्य में चतुर। सभायाम पटु, सभा में चतुर। तो ऐसे आप देखोगे सारे एग्जाम्पल्स, देखो इसमें सप्तमी विभक्ति आपको दिखेगी। फिर आपका आता है नच तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, निषेधात्मक अर्थ का ज्ञान कराने के लिए किसी भी शब्द के पहले अवर्ण जोड़ दिया जाता है, यानी नहीं का ज्ञान कराने के लिए क्या करते हैं, अ जोड़ देते हैं। और न व्यंजन के पहले अ तथा स्वर के पहले अन में बदल दिया जाता है। जैसे कि असुरः, तो न सुरः, जो सुर न हो। अनुचितम, न उचितम, जो उचित ना हो। अब्राह्मण, न ब्राह्मण, सबके पहले क्या जोड़ दिया, अ जोड़ रखा है। तो और यहाँ पर विग्रह किया तो सबके पहले न जोड़ दिया। ठीक है, तो ये नच तत्पुरुष हो गया। ओके, अब आप देखो यहाँ पर कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो दो समास हो गए आपके, एक तो तत्पुरुष समास हो गया, पहला अव्ययीभाव समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास हो गया, तीसरा आपके कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला जो पद होता है वो तो होता है विशेषण और दूसरा जो पद होता है वो होता है आपका विशेष्य। यानी कि एक तो पद होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे कि कृष्ण सर्पः, कृष्णश्चासो सर्प, कृष्ण है जो सर्प। महर्षि, महाश्चासो ऋषि, महान है जो ऋषि। महादेवः, महाश्चासो देव, महान है जो देवता। महापुरुषः, महाश्चासो पुरुषः, महान है जो पुरुष। पीताम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम, पीला है जो वस्त्र। तो इसमें क्या है, पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताते हैं, सर्प की विशेषता बता रहे हैं तो ये विशेष्य हो गया। और कैसी विशेषता बता रहे हैं कि सर्प कैसा है, काला है ना। तो इस टाइप से इसका हिंदी विग्रह यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको रीड करने हैं। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, यानी कि पहला पद उपमेय, दूसरा उपमान। उपमान यानी जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, उपमान यानी जिसकी विशेष्य या उपमान क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसके लिए उपमा दी जाए। और विशेषण या उपमेय वो होता है कि जिससे उपमा दी जाए, जैसे कि कृष्ण से उपमा दी जा रही है काले से, है ना। तो ये सब आप, ये कौन सा होता है, कर्मधारय समास। फिर आपका आता है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात संख्या पूर्वो द्विगु यानी कि पहले जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। पहला जो पद होता है वो कौन सा होता है, संख्यावाची यानी नंबर्स। ठीक है, यदि कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विगु समास। इस समास से समाहार यानी कि समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का, है ना। और सारे जो पद होते हैं वो नपुंसकलिंग एक वचन में, समस्त पद जो होता है वो किसमें होता है, नपुंसकलिंग और एक वचन में होता है। जैसे कि देखो पंच पात्रम, पंच क्या है, संख्यावाची शब्द है। पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समूह। चतुर्युगम, चतुर क्या है, संख्यावाची शब्द है। चतुर्नाम युगानाम समाहार, 4 युगों का समूह। अब उसी तरीके से द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो समाहार, द्वि क्या है, संख्यावाची है। यमुनम भाद वाला है तो क्या हो गया, 2 यमुनाओं का समूह। पंचगंगम, पंच संख्यावाची शब्द है और दूसरा क्या, संज्ञा।
तो पंचानाम गंगानाम समाहार, 5 गंगाओं का समूह। इसी टाइप से जो एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं आप उनको स्टडी कीजिएगा, ठीक है। फिर अब आपका द्विगु समास में सीधा कि पहला पद देख लो, वो संख्यावाची है, मतलब वो आपका द्विगु समास है, ठीक है। अब आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, देखो, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, कि द्वंद्व समास में जो पहला पद और जो उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही मेन होते हैं। पहला पद भी मेन होता है और बाद वाला पद भी मेन होता है। यह समास 2 या 2 से ज्यादा पदों में होता है, और इसमें विग्रह जब इसका करते हैं तो शब्द के साथ च का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, च। तो ये आपके लिए की पॉइंट हो गया कि जहां पर च का प्रयोग हो रहा है वो क्या आ जाएगा, आपके द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे कि हरि हरो, तो हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च, हरि और हर। राम केशव, रामश्च केशवश्च, राम और केशव। धर्मार्थो, धर्मश्च अर्थश्च, धर्म और अर्थ। माता पितरो, माता च पिता च, माता और पिता। सूर्य चंद्रो, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य और चंद्र। भीमार्जुनो, भीमश्च अर्जुनश्च, भीम और अर्जुन। सीता रामो, सीता च रामश्च, सीता और राम। माता च पिता, माता और पिता, ठीक है, पितरो। तो इसी टाइप से आपके जो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए आपको उनको क्या करना है, रीड करना है। जैसे और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको उनको क्या करना है, ध्यान से स्टडी करना है। अब आपका आ जाओ बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। बच्चों एग्जाम्पल को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपको बहुत ही ध्यान से सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी करनी है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इस बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदों का समास होता है और उसमें किसी अन्य पद के अर्थ का बोध होता है, यानी तीसरे का ही बोध होता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे कि चक्रपाणी, तो चक्रम पाणो यस्य सह, चक्र है पानी में जिसके, यानी चक्र है जिसके, पानी यानी हाथ, तो चक्र है जिसके हाथ में, वो कौन है, विष्णु। तो विष्णु के लिए यहाँ पर डायरेक्ट विष्णु ना बोल के क्या बोला है, चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है। जैसे दीर्घ कर्ण है, दीर्घो कर्णो यसी है, जिसके कान है लंबे, मतलब कि गणपति। फिर दृष्ट सागर है, दृष्ट सागर येन स, देखा गया है सागर जिसके द्वारा, जिसने सागर देखा हो। सुबुद्धि, शोभना बुद्धि यस्य स, सुंदर जिसकी बुद्धि है वह। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। निर्धन, नष्ट हो गया धन जिसका। पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य, यह स, पीला है वस्त्र जिसका, यानी पीले वस्त्र कपड़े कौन पहनता है, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया, ठीक है। नीलांबर है, नीला है वस्त्र जिसका। नीलम अंबरम यस्य सह। वीर पुरुष कह, वीरा पुरुषा यस्मिन स, वीर पुरुष है जिसमें, यानी कि गांव में। यशोधन, यश एव धन, धनम यस्य स, यश ही है धन जिसका, यानी यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के लिए ही आ रहे। जैसे यहाँ पर दशानन, 10 आननानी यस्य से, जिसके 10 सिर हैं। 10 सिर किसके थे, 10 सिर थे रावण के, तो 10 है मुख जिसके, वो कौन, वो रावण, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पदों का समास होता है और किसी अन्य पद के अर्थ का बोध होता है, यानी थर्ड पर्सन का बोध होता है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। अभ्यास में आपको क्या करना है, जैसे ये पद दे रखे हैं तो इनका समास विग्रह करना है। जरा मरणम, तो आपको इनका संस्कृत में समास विग्रह करना है और आपको लर्न इट, इनको अच्छे से लर्न करना है। जब तक आप इनको लर्न नहीं करोगे आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, तो आपको इनको लर्न भी करना ही पड़ेगा, साथ के साथ आप इनको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर ये जो समास विग्रह सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें कि समस्त पद बनाकर प्रयुक्त समास का नाम लिखिए, इनका समास विग्रह दे रखा है तो आपको समस्त पद बनाना है। यहाँ पर समस्त पद दे रखा है, आपको समास विग्रह करना है, और यहाँ पर समास विग्रह दे रखा है, उसका समस्त पद बनाना है। इनके आंसर्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर्स हैं संस्कृत विग्रह और हिंदी विग्रह दोनों ही करना है। आपको समास विग्रह में ध्यान रखिएगा
कि संस्कृत विग्रह और हिंदी विग्रह दोनों ही करने हैं, और समस्त पद में आपको समस्त पद भी लिखना है और कौन सा समास उसमें आया है वो भी लिखना है। तो ये तो आंसर्स आपको दिए हुए, लेकिन पहले आपको खुद से करना है, उसके बाद इसमें आंसर्स आपको चेक करना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी है और ये आपका होमवर्क भी है। ओके, और सुंदर राइटिंग में अपना वर्क यहाँ पर आप करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।